नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिषेक फॉर्मर सोल्जर ओबे एएफएस इंडिया पे। आज बहुत ही एक सीरियस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं। आपने स्पेशल ऑप्स वेब सीरीज देखी है? आई होप आपने देखी होगी। आपने बहुत सारी वेब सीरीज देखी होंगी, बहुत सारी मूवी देखी होंगी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर या एक रॉ एजेंसी या आईबी एजेंसी सीबीआई के जो एजेंट्स होते हैं वो टेररिस्ट को पकड़ते हैं, उनकी इंक्वायरी करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ना एक प्रश्न आता है कि सर ये रॉ ज्वाइन कैसे करनी है, आईबी ज्वाइन कैसे करनी है। उसी में एक उनके मन में प्रश्न आता है कि सर एनआईए कैसे ज्वाइन करनी है हमें। तो एनआईए कैसे ज्वाइन करनी है उसकी वीडियो में बना चुका हूं। तो इसी प्रकार से एक हमारे व्यूअर जिनका नाम है अनुष्का जी, उनका एक कमेंट आया था कि सर एनआईए कैसे ज्वाइन करनी है, तो हमें पता चल गया है। अब एनआईए से रिलेटेड और वीडियो बना दीजिए, लाइक एनआईए की कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, हर पोस्ट का क्या क्या पावर होता है, क्या काम है उनका। एनआईए आप सीजीएल से सिलेक्शन लेते हैं और ऐसे से जीडी सिलेक्शन लेते हैं। तो सीजीएल से सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो सब इंस्पेक्टर हम कैसे बने वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उनकी बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है थोड़ा बहुत उसके बारे में समझेंगे, सिलेक्शन कैसे होता है, इन चीजों को आज हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बेटा। अगर आपने एंड तक देख ली ना, आपको एनआईए के बारे में हर चीज पता चल जाएगी जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आएगा कि सर जी एनआईए है क्या। ये मैं बहुत समराइज करके बता देता हूं। एनआईए मींस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, अगर आपने एनआईए के बारे में सर्च किया तो आपको पता होगा कि मुंबई अटैक के बाद ये पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, उसके बाद एनआईए एजेंसी बनी थी जो कि काउंटर टेररिज्म पर काम करती है। एक तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हाईजैकिंग पे, साइबर टेररिज्म पे, इन सब के अगेंस्ट काम करती है। एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। शुद्ध शब्द में बता दूं मैं आपको तो भैया टेररिस्ट के अगेंस्ट में काम करती है। मुंबई अटैक से लेके उरी अटैक, जितने अटैक होते हैं इन सब बड़े बड़े केसों में इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो एनआईए ही करती है सर। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आपको डिटेल फॉर्म में जानना हो तो वीडियो को लिंक आ रही होगी, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बट सैलरी आई हैव डिस्कस्ड अबव। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार आप। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर जो एनआईए दैट इज एजेंसी। अब आपकी इस एजेंसी में अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लोग तैनात होते हैं। ठीक है, तो इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो सीनियर रैंक्स होती हैं, सीरियसली दे आर लाइक पुलिस ऑफिसर्स। तो जो रैंक्स होती हैं बिल्कुल सेम पुलिस ऑफिसर की तरह होती है। ये जो रैंक्स आपको दिख रही हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप पढ़िए। जो ऊपर है वो सबसे टॉप की रैंक है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप नीचे की तरफ पढ़ते चले जाएंगे। सबसे ऊपर की पोस्ट क्या होती है, डीजी। सबसे टॉप की पोस्ट होती है डीजी, फिर एडीजी, इसके बाद आईजी। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में कई बार आईजी की बात करते हैं, फिर हम है ना एसीपी की बात करते हैं, तो सेम उसी तरह की पोस्ट होती है ये। फिर डीआईजी है ना, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर इसके बाद एसपी, फिर एएसपी, फिर डीएसपी। तो सेम एज इट इज आपने सुना होगा उसमें पुलिस में, तो सेम ऐसी रैंक होती है उसमें भी। अब बात करते हैं जूनियर रैंक्स की। जूनियर रैंक्स आपको देख के समझ में आ गया होगा, जूनियर रैंक्स भी इसी प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब जो सीनियर रैंक के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो सीनियर रैंक में अगर मुझे से डीएसपी बनना हो एनआईए से जाके, तो कैसे बनेंगे एनआईए में डीएसपी। आईपीएस और आईआरएस होते हैं ऑफिसर्स। उन्हीं ऑफिसर्स में से किसी को अच्छा उनका जब देखा रहता है कि वो फिजिकली फिट है, उनके सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं, उसके बाद उनको डेपुटेशन में बुलाया जाता है, तो आप वहां से जा सकते हैं। बट अगर जूनियर रैंक की बात करें हम, तो जूनियर रैंक में हम कैसे जाते हैं, तो पहले जूनियर रैंक को समझ लेते हैं सर। जूनियर रैंक कैसी होती है? सबसे टॉप की रैंक होती है सर इंस्पेक्टर, उसके बाद प्रमोशन होकर आप डीएसपी बन सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी होती है इंस्पेक्टर, सबसे टॉप पे, फिर आती है एसआई सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई जिसको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हम कहते हैं, देन एचसी यानी हेड कांस्टेबल, एंड सबसे लास्ट की सबसे लोअर पोस्ट होती है दैट इज कांस्टेबल। तो कांस्टेबल के लिए हम कैसे जा सकते हैं, अब हमें जानना होगा। आपके मन में प्रश्न जरूर आएगा कि हमें पोस्ट पता है, अब हम इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो जब आपने वीडियो पर क्लिक किया तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं बताऊंगा, आपको टेंशन क्यों लेना। ठीक है, तो इंस्पेक्टर के लिए आप कैसे जाते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा। मैं नीचे से चलता हूँ, ठीक है, नीचे से। कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम है, आपने देखा होगा जो 80% वैकेंसी फिल होती है ना, वो सर एसएससी जीडी से होती है। ठीक है, जितनी भी वैकेंसी खाली होती है एनआईए में कांस्टेबल लेवल पर, उन सभी की 80% वैकेंसी कांस्टेबल की जो एग्जाम होता है एसएसजीडी का, एसजीडी कांस्टेबल, उसी से फिल होती है। आपने देखा होगा उसमें सीआरपीएफ की होती है, जीडी में बीएसएफ की होती है, आईटीबीपी की होती है। तो एनआईए और एसएसएफ की कट ऑफ सबसे हाई जाती है।
स्टेट सिक्योरिटी फोर्स, और एनआईए की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। तो वहाँ से आप इसमें जा सकते हो, एंट्री लेना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सीजीएल यार थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, उसमें सिलेक्शन के चांसेस कम है, यू कैन ट्राई जीडी। अच्छा एग्जाम है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हेड कांस्टेबल में अगर आपको भर्ती होना है तो उसके लिए सर कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता। अगर आपने एज एन कांस्टेबल 5 ईयर्स आपने रेगुलर सर्विस दी है वहां पे अपनी, तो आप एनआईए के अंदर ही, मतलब आप एनआईए हो कांस्टेबल में, एज अ कांस्टेबल एनआईए हो आप, और आपने 5 साल में सर्विस कर ली, देन यू कैन प्रोमोटेड एज एन एएस, वो हेड कांस्टेबल। ठीक है। और आफ्टर हेड कांस्टेबल आप प्रोमोटेड हो जाओगे एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से भी आप प्रमोटेड हो सकते हो, वो अदर थिंग है। बट एक एसआई में जाने के लिए डायरेक्ट सिविलियन की रिक्रूटमेंट भी होती है, मतलब सिविलियन डायरेक्ट एसआई में भर्ती हो सकता है। उस एग्जाम का नाम है एसएससी सीजीएल का एग्जाम। आपने बहुत सुना होगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में। मैक्सिमम बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें अर्थमेटिक मैथ्स ये सब आता है जो नॉर्मली सभी एग्जाम में आता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है सीरियसली। तो क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर सपोज दैट आपने अच्छी प्रिपरेशन करी, आप सब इंस्पेक्टर बन गए, तो सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आप इसके बाद उसमें प्रमोटेड हो जाएंगे आगे जाने के बाद इंस्पेक्टर में, एंड देन डीएसपी। ऐसे करते करते आप जा सकते हैं, अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो अभी एसएसजीडी में आपको एनआईए कांस्टेबल का पेपर कैसे क्रैक करना है उसकी वीडियो बहुत सारे आपको मिल जाएंगी। अगर आपको उसकी वीडियो से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि एसएसजीडी कांस्टेबल का पेपर क्लियर कैसे करना है, तो मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना। बट अभी आज हम डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर आपको कैसे बनना है एनआईए में। ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप कहाँ से कैसे बिलोंग करने चाहिए। तो नॉर्मली आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। तो मुझे पता है आप सभी इंडिया के सिटीजन हैं, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, दैट इज़ फॉर्मेलिटी। ठीक है। एज आपकी नॉर्मली 8 से 32 के बीच, 18 से 32 के बीच में होनी चाहिए। 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये जो 32 साल होता है वो आप जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें लिखा होगा ऐसे 11 एज ऑन 1/1/1996, तो 1/1/1996 में आपको डिवाइड करनी है, या 1/1/2024 से आपको माइनस कर दिया अपने डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरह से वो उसमें दिया जाएगा कि कब से माइनस करनी है अपने डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी 32 के बीच में एज होनी चाहिए, वो उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मली सभी को पता है, अगर सीजीएल के एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। ठीक है। तो ग्रेजुएशन पास आप कर लो किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आप एनआईए के बदले कहीं और जाना चाहते हो, ठीक है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो इन सब में जाना चाहते हो तो आपकी स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी हम अलग डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस करते हैं। और एनआईए के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको 60% मैंडेटरी है इन ग्रेजुएशन। डन। ठीक है। इसी को अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड इन द सेंस आपकी हाइट, वेट, बॉडी वेट क्या होना चाहिए। तो वेट का ऐसा कोई कंसर्न है नहीं, वेट नॉर्मली होता है ना, मिनिमम 55 होना चाहिए, तो 55 नॉर्मल सब चल जाएगा, फिर 55 से कम मत रखना, वरना उसको कुपोषण का शिकार कहते हैं। थोड़ा बहुत खाना पीना पर ध्यान देना, फिजिकली फिट जरूर रहना, और ज़्यादा बाहर का मत खा लेना। ठीक है। तो जो मेल होते हैं उनकी नॉर्मली हाइट देखेंगे तो 170 सेंटीमीटर प्रेफरेबल हाइट है। बाकी 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो वो चल जाता है। और अगर आपकी 169 भी है ना, तो सच बता रहा, टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी हाइट का भी काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर है, और जो मेल होते हैं उनका चेस्ट, आपका जितना भी चेस्ट है, ठीक है, वो आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए। अब ये आपने हर जगह देखा होगा 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड क्यों करवाते हैं। अगर आपके लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो आप 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं ना, फुलाते हैं ऐसे करके चेस्ट अपना, है ना, तो वो आपका अगर लंग्स से प्रॉब्लम है तो 5 सेंटीमीटर कभी चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, तो दैट इज मैंडेटरी, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है। अब हाइट की बात मैंने अभी बोली थी कि हाइट अगर आपकी कम हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो सर अगर आपकी हाइट में कुछ दिक्कत है ना, तो पता क्या करना, जूते जो आप पहनते हो, जब आप जूते पहनते हो तो आपके देखना कि कभी कभी नॉर्मल किसी लोगों के फ्लैट फुट हो जाता है, मतलब पंजा बिल्कुल चपटा हो जाएगा। तो आप नॉर्मली क्या करना, अगर आपके 1 सेंटीमीटर की हाइट का अंतर आ रहा है, सच बता रहा हूँ ये काम कर देता है। ठीक है। पहली बात तो थोड़ा बहुत लटकना जरूर शुरू कर देना, हल्का फुल्का। अभी हाइट नहीं बढ़ेगी बट आपको थोड़ा बहुत अपीयर करता है कि हाँ हाइट बढ़ रही है, थोड़ा बहुत रनिंग कर लेना। और सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, जब जूता पहनते हो आप, जूते के नीचे आप जब मोजे पहन लिए तो जूते और आपके पैर के नीचे, जो आपका पैर होगा, पैर के नीचे आपको एक कपड़ा लेना है, कपड़ा आपको थोड़ा फोल्ड करके रख लेना है ऐसे करके पैर में, तब आपके पैर में ऐसे गैप बन जाएगा, आपके पैर और जूते के अंदर ऐसे गैप, इस टाइप का गैप बन जाएगा। जब इस टाइप का गैप बन जाएगा, आपने 2 महीने कर लगभग कर लेना, थोड़ा बहुत दर्द भी होगा हल्का सा पैर में, बट ज्यादा मत करना कि पैर में दूसरी इंजरी बन जाए।
थोड़ी थोड़ी देर आपको 2-3 घंटे 2-3 घंटे ऐसे करके करना है। ज़्यादा चप्पल कम पहननी है आपको, जूता ज़्यादा पहनना है कर्व शेप वाला। तो आपको ये अगर करते रहोगे ना थोड़ा 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 थोड़ा, तो 1 सेंटीमीटर के आसपास तक हाइट में इंक्रीमेंट आ जाता है, जो आपको अंदर करवा देगा। बात की बात देखी जाएगी बाद में। आपकी आई साइट बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, लाइक 6x6 होनी चाहिए आपकी आई साइट, ठीक है। और एनआईए की पोस्ट के लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता होता है ना, आप देखना कभी गूगल पर सर्च करना, तो आपको बहुत सारे गोले गोले होंगे अलग अलग कलर के, उनके बीच में कलरफुल में एक 6 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिखा होगा, तो वो चेक कराते हैं। ऐसा कलरफुल गोला होगा, उसमें देखेंगे आपको जल्दी दिखाएंगे कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6 3 4 5 ऐसे करके नंबर दिखाएंगे। तो वो आप अगर नंबर देख लोगे तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अदरवाइज आपको कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब आप कलर में अंतर नहीं बता पाते हो। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सर आप उसमें एलिजिबल नहीं हो, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। इसका 3 स्टेज में सिलेक्शन होता है, आपको दिख रहा होगा टीयर 1, इसको टायर 1 टायर 2 टायर 3 कहते हैं ना। पहले इसका लास्ट एक टायर 3 भी हुआ करता था, अभी के टाइम पे नहीं होता है एनआईए से रिलेटेड। तो टायर 1 मतलब टीयर 1 टीयर 2 एंड डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो टीयर 1 में क्या आता है, टीयर 2 में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो टीयर 1 के बारे में हम बात करेंगे अभी। हम सबसे पहले हम देख लेंगे टीयर 1 और टीयर 2 के जो एग्जाम में होता है पैटर्न क्या है उसका। टीयर 1 के एग्जाम में आपका पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, अब इसमें डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू हटके यहाँ पे आपका स्किल बेस्ड टेस्ट होता है, अभी वो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आप आए हैं तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये आपने वीडियो देख ली ना, आपको कभी भी एनआईए से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस कितने आते हैं टीयर 1 में, 100 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स 200 नंबर का पेपर होता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का बैठ गया। और आपके जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का है। वहीं पे नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 0.50 है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, ठीक है। तो वो तो नॉर्मली होती है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी या 1/3, 1/2 बहुत ही कम एग्जाम में होती है। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में सोचना ही नहीं हमने इतना। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, क्या क्या करना है अभी देखते हैं। तो टायर 1 आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है। जब आप टायर 1 क्लियर कर लेते हो देन यू कैन एलिजिबल फॉर टायर 2, ठीक है। और टायर 1 हर किसी को क्रॉस करना होता है। अगर आप एनआईए के पोस्ट के लिए जा रहे हैं तब भी आपको क्रॉस करना है, आप किसी और चीज के लिए जा रहे हो, सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हो, तब भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। टीयर 1 इज मैंडेटरी फॉर ऑल, ठीक है। तो टीयर 1 आपको क्लियर करना है। अब टीयर 2 में आपके एग्जाम होते तो बहुत सारे टीयर 2 में एग्जाम है, बताऊंगा अभी आपको। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एनआईए के लिए सिर्फ एक एग्जाम होगा, उसके 2 सेशन होंगे, बताऊंगा अभी वो आपको, ठीक है। तो क्या होगा, आपको कुछ एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे टीयर 2 में, वो डिस्कस करेंगे अभी। तो जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें लगभग लगभग 150 नंबर के आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 450 नंबर के होंगे। और डाटा एंट्री टास्क भी इसमें होगा आपका, जो कि क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। पेपर आपका होगा 2 घंटे 30 मिनट का, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, ठीक है। तो भाई आपको देख रहे हैं 1/3 के आसपास ही बैठ, 1/3 या 1/4 के आसपास बैठ रही है आपकी नेगेटिव मार्किंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टीयर 1 में आता क्या है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा जो टीयर 1 का जो एग्जाम है आपका, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कोई ऑफलाइन पेपर टाइप का नहीं है, टोटली एमसीक्यू बेस्ड है। और ये अलग अलग शिफ्ट में होता है। अब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो इसमें एक और चीज चलती है, नॉर्मलाइज स्कोर। नॉर्मलाइज स्कोर मतलब जैसे जैसे आपके अलग अलग शिफ्ट का एग्जाम होता है, तो अलग अलग शिफ्ट का एग्जाम, किसी शिफ्ट का एग्जाम हार्ड होता है तो किसी शिफ्ट का एग्जाम इजी होता है। तो आप ध्यान रखना, सपोज दैट मेरे शिफ्ट का एग्जाम हार्ड था और मेरे बगल वाला एक पर्सन है उसका शिफ्ट का एग्जाम इजी है, ठीक है। तो उसके एग्जाम में नंबर है 74 और मेरे एग्जाम में नंबर है 72, मेरा एग्जाम हार्ड था। तो नॉर्मलाइज स्कोर की हेल्प से मेरा जो रियल नंबर आएंगे 72 ना आके 76 के आसपास आ जाएंगे, और उसके जो 74 मार्क्स हैं वो 74 ना होगा 73 या 74 ही रहेंगे। तो जो इजी और हार्ड की वजह से नंबर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जाता है, दैट इज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बेस्ड ऑन हार्डनेस ऑफ एग्जाम। ये होता है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ध्यान रखना। तो नॉर्मलाइज इसको चलता है जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल शिफ्ट, ठीक है। अब इसमें जो पेपर होता है ना आपका, आइदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आपको पेपर इंग्लिश में भी मिलेगा हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है। हिंदी में होगा इंग्लिश दोनों में होगा, आपको लैंग्वेज जो चूज करनी है। बट सर बस वही है ना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में नहीं मिल सकता क्योंकि वो तो लैंग्वेज का एग्जाम है। अगर पूरा हिंदी में मिल गया फिर तो आपके मजे मजे बल्ले बल्ले, वो नहीं होता ना यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग क्या होती है सर, 0.25 होती है, ठीक। एग्जाम में सिलेबस क्या है, आता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो वही आपका जीआई मतलब आई मीन रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग आप इसको बोल दो। 25
क्वेश्चंस वो आते हैं आपके जो 50 नंबर के होते हैं। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 50 नंबर के। क्वांट जो आपकी आती है मैथ्स, जिसको अर्थमेटिक मैथ कहते हैं, तो उसके 25 क्वेश्चंस 50 नंबर के। एंड लास्ट में आती है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन अगेन नॉट पूरी ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन समझते हो ना आप, पैसेज उनके क्वेश्चन आंसर, पैसेज उनके क्वेश्चन आंसर, वो आपको करने हैं। 25 मार्क्स के आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन इसका क्या रहता है आपका 60 मिनट्स। ठीक है, जो 80 मिनट्स है वो आपके लिए एलिजिबल, वो आप उसके लिए आप नहीं हो सर। 60 मिनट्स आपका 1 घंटा आपको मिलेगा, आप इसको एग्जाम कर दीजिए। आपको क्लियर हो गया, आई मीन मैं मानता हूँ आपका क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, क्लियर करने के बाद आप जाएंगे टीयर 2 पे। टीयर 2 के जो एग्जाम होगा वो आपका 2 सेशन में होगा। तो एक सेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सेशन का जो पार्ट होगा, मतलब जो आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा तो वो 2 पार्ट में होगा। ठीक है, अब जो 2 पार्ट में एग्जाम होगा तो पहले पार्ट में 2 सेक्शन होंगे। पहले पार्ट में 2 सेक्शन कौन कौन से होंगे आपके, एक जो पेपर होगा, एक पेपर उसके एक पेपर होगा उसको मैं एक सेक्शन मान लेता हूं। तो एक सेक्शन में जैसे सपोज दैट आगे आपका मैथमेटिक्स है एंड पीछे आपका रीजनिंग है, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट। ठीक है, आपको पेपर कितने टाइप में होगा, आपका 2 पार्ट में होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में सेक्शन 1 होगा, आपको दिख रहा होगा जैसे कि सामने। तो उसमें एक सेक्शन 1 में आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, तो जो कि आपके 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 90 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन 2 में आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जो कि 45 और 25 क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, जिसके वेटेज आपका 135 मार्क्स 75 मार्क्स है। तो आपको देखना है कि आपको क्या बेस्ट है, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, और आपको भर भर के स्ट्रेटेजी यूट्यूब से लेकर आपके टीचर जो हों आप उनसे पता कर सकते हैं क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। बाकी मैंने भी स्ट्रेटेजीज की वीडियो बना के डाल रखी है, अगर आप मेरे आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नाउ आपका जो एक सेशन कंप्लीट हो गया, आपने दोनों पेपर दे दिए हैं। ठीक है, अब जो इसका जो सेशन 3 है उसमें कंप्यूटर का भी एग्जाम होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। वो बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, थोड़ा बहुत पढ़ लो वो होता है, हो जाता है। बट हाँ, जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग होती है यार बहुत तो हार्ड होती है, ठीक ठाक होती है। आप बुक उठा कर भी देख रहा एसएससी किरण की बुक, तो ये सब जब बुक उठा के देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ रियल में एग्जाम हार्ड होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट जो सेक्शन आपका लास्ट सेक्शन होता है, सेशन सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी आ गया है आपकी डिस्क्रिप्टिव को हटा के, दैट इज स्किल बेस्ड टेस्ट। स्किल बेस्ड टेस्ट में आपका क्या होगा, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो जो कि 15 मिनट में होता है आपका। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि जो सेशन 2 में जो एग्जाम डेटा एंट्री का होता है, तो उसको हम DEST भी बोलते हैं, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो उस एग्जाम में आपको, उस एग्जाम को आपको डेटा एंट्री करनी पड़ती है और 15 मिनट के अंदर सब कुछ करना पड़ता है। 15 मिनट के अंदर आपको 2000 वर्ड का डिप्रेशन चाहिए होता है, 2000 वर्ड आपको टाइप करने होते हैं, 2000 वर्ड को आपको डेटा निकालना पड़ता है। तो डेटा एंट्री टेस्ट सभी के लिए मैंडेटरी है, टीयर 2 के एग्जाम के बाद सभी के लिए मैंडेटरी है। आपने ये सब क्लियर कर दिया, आपकी कट ऑफ चली जाएगी, कट ऑफ के बेस पर अगर आपका सिलेक्शन हो गया देन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ। सर आपको बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या क्या लेके आना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, जो नई नई हो, पुरानी वाली मत लेके आ जाना कि बालक बूलक वाली अपने फोटो लेके पहुंच गए, वो सब नहीं आनी होती है। एक आईडी प्रूफ लेके चलेगा, आईडी प्रूफ के नाम पे आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉर्मल चीज़ें आपके पास हो तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो मैट्रिक्स की जो सेकेंडरी मैट्रिक्स होता है ना, इसको बोलते हैं 10th 12th बोलते हैं, तो वो उसके आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक तो होता है पासिंग सर्टिफिकेट और एक होता है रिजल्ट, दोनों अलग अलग चीज होती है। जैसे CBSE में एक पासिंग सर्टिफिकेट चलता है और एक आपका रिजल्ट चलता है, तो वो दोनों लेके पहुंचना है। बट यूपी बोर्ड में दोनों एक ही चीज होती है, तो उसको लेके पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स है वो लेके पहुंचने हैं आपको, आपकी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट लेके पहुंचने हैं आपको। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, कास्ट तो सभी बिलोंग करते हैं, बट जिनको रिजर्वेशन चाहिए होता है लाइक OBC SC ST, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। अगर आप डिसेबल हैं और आपको डिसेबल के अंदर रिजर्वेशन चाहिए तो डिसेबल के लिए आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, है ना। अगर आप एक्स डिफेंस पर्सनल हैं, आप एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, इस टाइप के कुछ हैं आप, तो आप उसमें कोई लिए आप अपना कार्ड लेके जा सकते हैं, डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप डिस्चार्ज कहीं से ले रखे हैं, ठीक है, तो आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले आ सकते हैं अपना। तो जैसे जैसे आपको सर्टिफिकेट जैसे मांगे गए, जैसे आपने फॉर्म भरा है, इस तरीके से आप अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके जाते हैं। आप किसी गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, है ना, किसी गवर्नमेंट वैकेंसी में या कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेके जाना होता है कि उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपसे। ठीक है, तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेके चले गए आप, और डॉक्यूमेंट्स अदर्स जो वहाँ पे मेंशन हो आप लेके जा सकते हैं। तो DV आपको पता चल जाएगा, जब आपको सिलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा क्या क्या लेके जाना होता है। ठीक है, अब
अभी बहुत सारा आपने सब कुछ समझ लिया आपने कि क्या क्या करना होता है। अब आपको सबसे मन में प्रश्न आएगा कि सर हमें फॉर्म कैसे भरना है, हमें एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते टाइम में अपने दिमाग में रखना क्या है। दिमाग में सर आपको बहुत कुछ रखना है। दिमाग में रखने टाइम पे सबसे ज़्यादा जो आपके दिमाग में चीज़ चलती होनी चाहिए कि आपकी डिटेल एक भी गलत नहीं होनी चाहिए, एक भी गलत डिटेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे अभी ही इसी साल हुआ है ये चीज़। एसएससी ने भी ओटीआर निकाल दिया, अभी यूपीएससी से निकाला था, यूपीपीसीएस ने निकाला था ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अभी एसएससी ने भी ओटीआर निकाल दिया, अपनी नई वेबसाइट पर उन्होंने ओटीआर निकाल दिया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो भाई भैया आप सबसे पहले जाएंगे एसएससी की वेबसाइट पर, और आप जहाँ कंटिन्यू दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सब अपनी डिटेल भर देनी है, पर्सनल डिटेल भर देनी है, फिर आपको पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है अच्छा खासा, जो भूलो ना कभी भी। और ध्यान रखना, आराम से भरना, कोई जल्दी नहीं है, 5 से 6 दिन ले लो आप भरने के लिए, बट इसको अच्छे से भरना, गलत मत भरना सर, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। ठीक है, इसके बाद आपकी जो और क्वालिफिकेशंस की जो जितनी भी डिटेल्स है वो भर दो आप। डिक्लेरेशन आप भर दो इसमें। आप डिक्लेरेशन क्या होता है भाई, आई हेयर बाई दैट अब माई इन्फॉर्मेशन इज ट्रू करके होता है ना, टिक मार देते हैं, और कैप्चा भर के आपने सबमिट कर दिया, आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जब भी वैकेंसी आएगी ना, तो आप नॉर्मली एसएससी की वेबसाइट पे जाओगे, आप अपने आप को आप रजिस्टर्ड तो हो ही, आप लॉग इन करोगे अपनी ओटीआर, और अपना पूरा फॉर्म पूरा भरना होता है उसमें, फॉर्म पूरा। तो आपने पूरा फॉर्म भर दिया, अच्छे से भरना है। फॉर्म भरते टाइम पर जो चीज़ है बहुत ध्यान से देखनी होगी, आप एनआई के लिए जाना चाहते हो तो आपकी सबसे टॉप की प्रेफरेंस एनआई होनी चाहिए, और आप सेकंड के लिए फिर एससीबीआई या ये सब कुछ चूज कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो। तो एनआई सबसे टॉप पे होनी चाहिए। प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्या पता भगवान की दुआ से आपके अच्छे नंबर आ जाए और आप उसको चूज करो जो आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको सब बिल्कुल अच्छे सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको और कुछ भी जानना है तो वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जब आपको हमारे पीछे आपका हमारा चैनल दिख रहा है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।